नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम संविधान की सीरीज़ को यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। जैसा हमने कहा था कि प्राचीन हिस्ट्री को जैसे हम कवर कर जाएंगे, आपकी संविधान की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को हम कवर कर चुके हैं 9 पार्ट्स में। आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जल्द हम मध्यकाल को शुरू करेंगे और आज से हम भारत के संविधान को यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम भारत के संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो जैसा मैंने आपको इस सीरीज की शुरुआत में कहा था, इसमें आपको बिल्कुल सिलेक्टेड और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट को लेकर के। रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है 1773 में। इसका वर्ष आपको याद करना है। और जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनकर आता है, वॉरेन हेस्टिंग, उसकी नियुक्ति इसी एक्ट के माध्यम से होती है। ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो गवर्नर जनरल अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। इसका जो उसे अधिकार मिला 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से मिला। ठीक है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 में नियुक्त किया गया। 1857 में क्रांति होती है। उसके बाद जब क्रांति का दमन कर दिया जाता है, 1858 में जो विक्टोरिया थी इंग्लैंड की महारानी, उसे भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया जाता है। मॉर्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मॉर्ले मिंटो सुधार जो आपके 1909 में आया था, उस समय जो भारत का वायसरॉय था मिंटो था और जो भारत सचिव था वो मॉर्ले था। इन दोनों ने एक अधिनियम बनाया जिसको कहते हैं मॉर्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में आता है कि भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो आप आंसर करेंगे 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार। ठीक है। मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये बिल पारित होता है 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? तो देखिए, जो मॉर्ले मिंटो सुधार था, इसके तहत मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल यहाँ पर बनाया गया था। यानी ऐसे क्षेत्रों का गठन किया गया जहाँ के उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे और उनको वोट करने वाले भी मुसलमान होंगे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली यही थी और इसकी शुरुआत मॉर्ले मिंटो सुधार से होती है। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था करी गई थी? तो ये व्यवस्था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की थी, जैसा हमने ऊपर देखा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये आता है 1919 में। उस समय चेम्सफोर्ड भारत का वायसरॉय था और मॉन्टेग्यू भारत सचिव था। इन्होंने 1919 में एक अधिनियम पारित किया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। इसका जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की शुरुआत करी गई? तो आप बताएंगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के बाद इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? देखिए, भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। इस समय भारत की संविधान सभा को बने ज्यादा समय हुआ नहीं था, संविधान पर काम चल रहा था। तो ये फैसला किया गया कि जब तक नया संविधान बनता है और संविधान लागू होता है, तब तक भारत का शासन 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है, इसके तहत चलाया जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आपने याद करना है कि भारत का शासन संविधान बनने तक, क्योंकि 47 से लेकर 1950 तक जब हमारा संविधान लागू हुआ, किस आधार पे चला? 1935 का जो अधिनियम था, इसके आधार पे चला। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी?
भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था और वो लेबर पार्टी का नेता था। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? प्रांतों में दोहरा शासन कब आया था? प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में आया। 1935 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी गई 1935 के अधिनियम के तहत। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता 1935 अधिनियम की विशेषता थी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो देखिए, जो भारत में सचिव का पद, जिसको हम कहते हैं भारत सचिव, जैसे हमने ऊपर देखा ना मोर्ले मिंटो सुधार, तो मोर्ले क्या था? भारत सचिव था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मोंटेग्यू कौन है? भारत सचिव था। ये भारत सचिव का पद बनाया कब गया? 1857 की क्रांति होती है, उससे पहले भारत का गवर्नर जनरल होता था। ठीक है, क्रांति के बाद कुछ फेरबदल किया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था उसे वायसराय कहा जाने लगा और एक नए पद का सृजन किया गया, भारत सचिव। ये लंदन में बैठता था, इंग्लैंड में रहता था। ठीक है, वायसराय भारत में देखता था और भारत जो ये सचिव था ये ब्रिटेन में बैठता था, लंदन में बैठता था। तो इसका गठन, इस पद का निर्माण भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया। किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कब स्थापित किया गया? 1774 में। और यह सुप्रीम कोर्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत स्थापित किया गया। अब देखिए, दो क्वेश्चन आता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में और इसके माध्यम से अगले साल 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी जाती है। इसको आपने याद करना है। इसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे? तो एलिजा इम्पे का नाम आपने याद रखना है। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। वो कौन सा एक्ट था जिसने ये प्रावधान किए कि भारतीयों को भी यहाँ के प्रशासन में शामिल किया जाएगा? वो एक्ट था चार्टर एक्ट 1833। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीयों को 1892 का जो अधिनियम था इसके तहत प्राप्त होती है। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? अब यह भारत का सुप्रीम कोर्ट एक तो कलकत्ता में बना था, एक बाद में बना 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय 1937 में बना था। ठीक है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका ये लाता है 1919 का एक्ट यहां पर होगा, 1819 नहीं होगा, 1919 होगा। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, जब अंग्रेजों ने यहां पर शासन किया तो उन्होंने बहुत सारे एक्ट बनाए। 1774 से बनाते बनाते वो रहे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विस्तृत, सबसे बड़ा जो अधिनियम माना जाता है वो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट माना जाता है। और इसको महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है क्योंकि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत यही है। अगर आपसे पूछेगा भारत के संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, तो आप बताएंगे 1935 का अधिनियम। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है 1935 के अधिनियम पर आधारित है। मैक्सिमम जो है वो इसी पर बेस्ड है हमारा आज का संविधान, इसीलिए ये कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था संवैधानिक विकास। अब हम संविधान सभा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा बनती है आपकी 1946 में और इसका आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित करी गई थी। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो अधिवेशन कौन सा था कांग्रेस का जहां पर संविधान सभा की मांग की गई? फैजपुर अधिवेशन। ठीक है,
कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इस कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य यहाँ पे शामिल होने थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। यानी ये जो 389 सदस्य हैं, इनमें एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था? लगभग 10 लाख लोगों का। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के सदस्यों को चुना कैसे गया? क्या इनको जनता ने चुना? क्या इनको गवर्नर जनरल ने चुना? क्या इनको वाइसरॉय या भारत सचिव ने चुना? तो इसका आंसर है इनको प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना। उस समय जो अलग अलग प्रांत थे भारत में, उनमें विधानसभा बनी हुई थी। विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना था। ठीक है, और इन्हीं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट तौर पर जनता के द्वारा चुने गए। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सबसे अधिक किस प्रांत का था? संयुक्त प्रांत का, जिसको हम आज का यूपी कहते हैं। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो देखिए, लगभग 93 पद जो थे वो देशी रियासतों के लिए थे। किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? वो थी हैदराबाद रियासत। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुनकर आए थे। जब भारत आजाद हुआ तो यहां जो सीट थी जहां से ये चुनकर आए थे, ये चली गई उस समय का जो पूर्वी पाकिस्तान है और आज का बांग्लादेश। तब इनका जो पुनः निर्वाचन किया गया संविधान सभा में, वो बॉम्बे से किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो देखिए, भारत के संविधान को संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो संविधान सभा के लिए चुनाव आपके 1946 में होते हैं। 1946 में ही 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक होती है और उसे ही बोला जाता है संविधान सभा की स्थापना। तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946, जब इसकी पहली बैठक आयोजित की गई। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर को होता है 1946 में, और ये पहला अधिवेशन दिल्ली में आयोजित किया गया। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, सारे सदस्य चुनकर आ गए, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इनकी बैठक हुई, तो जो सबसे उम्रदराज थे, जो सबसे सीनियर थे, सच्चिदानंद सिन्हा, उनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ? तो स्थापना पूछे या सत्र पूछे, 9 दिसंबर 1946 की तिथि आपने याद करनी है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कब बनते हैं? 9 दिसंबर को। ठीक है, बाद में 2 दिन के बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और तब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारे संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव को नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब करी गई? देखिए, प्रारूप समिति, जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी। इसी समिति ने हमारे संविधान का प्रारूप बनाया और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए संविधान निर्माता कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, जो ये प्रारूप समिति थी, इसमें कुल 7 सदस्य थे और इसका गठन अगस्त 1947 में, 22 अगस्त होगा यहाँ पर, 22 अगस्त 1947 को इसका गठन किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसने किया था? अब देखिए,
ऊपर हमने इसका आंसर देखा था कि भारत सरकार अधिनियम इसने नहीं किया, क्रिप्स मिशन इसने नहीं किया, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इसने नहीं किया, संविधान सभा का गठन जो कैबिनेट मिशन योजना थी इसके तहत हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो देखिए पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? तो कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, इसी दिन इसको लागू किया गया था। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो देखिए जो संविधान सभा बनी इसमें टोटल आपकी 15 महिला शामिल थी। संविधान की प्रारूप समिति के सामने प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो देखिए जो प्रारूप समिति थी, जो संविधान का प्रारूप बना रही थी, उनके सामने संविधान का प्रस्तावना का प्रस्ताव ये रखा जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो इसे किसने अपनाया? या भारत के लोगों ने अपनाया, या भारत में जो देसी रियासतें थी उन्होंने अपनाया, या कांग्रेस ने अपनाया? तो भारत के संविधान को संविधान सभा ने अपनाया था। ठीक है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया? तो ये किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये एक उद्देश्य प्रस्ताव था जिसको संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में नेहरू के द्वारा रखा जाता है और ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 में जाकर पास होता है। ठीक है, बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की संविधान की प्रस्तावना बनता है। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनका नाम आपने याद करना है, JB कृपलानी का नाम आपने याद नहीं करना है। ठीक है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो भारत के संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडे को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को आपने याद रखना है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? वही डेट है 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो अंतिम रूप से इसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। देखिए संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया? अगर ये आएगा तो 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन आएगा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है, तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950। ठीक है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कैसे चुना गया था? इनको चुना गया था अलग अलग प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो देखिए जब हमारा संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ, बनकर तैयार हुआ, उसमें टोटल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में ये 8 अनुसूचियां बढ़ते बढ़ते वर्तमान में 12 हो चुकी हैं और अनुच्छेद वर्तमान में 395 ही हैं, लेकिन इनके सब आर्टिकल्स यहां पर बन चुके हैं जो आपके 450 से ज़्यादा हो चुके हैं। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत की संविधान सभा के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। भारत के संविधान के लिए ये कहा था सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1922 में कहा था। ठीक है, 1923 में कहा था, 23 इसको कर देना, 42 नहीं होगा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो ये करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, संविधान सभा 26 जनवरी 1950 तक एक्टिव रही, उसके बाद इसको संसद में परिवर्तित कर दिया गया। तो जब भारत आज़ाद हुआ
तब भी संविधान सभा के जो परमानेंट अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही थे। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो कब स्वीकृत किया? 26 जनवरी 1949 को। और कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। तो स्वीकृत किया है 26 नवंबर 1949 को, लागू किया है 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करना आता है। अंगीकार कब किया, स्वीकार कब किया, स्वीकृत कब किया, तब आप 26 नवंबर बताएंगे, लागू पूछेगा 26 जनवरी बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारी नई सीरीज है संविधान के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की। आज हमने इसका पहला पार्ट यहाँ पर कवर किया, जिसमें हमने संवैधानिक इतिहास और संविधान सभा से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इसी प्रकार हम पूरे संविधान को और जल्द हमारी जो भूगोल है, मध्य भारत है, उसको भी यहाँ पे शुरू करेंगे और इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वन लाइनर के रूप में आपका पूरा जीके का रिवीजन कर जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।